स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ शकील अहमद। तो आइए दोस्तों, आज हम बीजापुर शहर में एक ऐसे हस्ती जिनका नाम है हकीम दाऊल साहब, उनसे और एक बार ख़ास मुलाकात करते हैं। और ये दिन ब दिन कोरोना महामारी जो बढ़ रही है, इसके बारे में और भी आयुर्वेदिक में आसानी से आसानी उपाय जो लोगों को पहुंच सके, उसके बारे में जानते हैं। और एक हमारे सामने नई बीमारी जो सामने आ रही है, ब्लैक फंगस जिसे बोला जाता है, उसके बारे में हमारे हकीम साहब से हम जानेंगे कि ताकि आप घर में बैठकर किस तरह से उसका आसानी से इलाज कर सके। तो उसके बारे में हमारे हकीम साहब से हम एक खास मुलाकात करते हैं और उनसे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक का फ़ायदा उठाएं, इस रिलेटिव हम बात करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आयुर्वेदिक के रिलेटिव में हमारे हकीम साहब से बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज कोरोना के दौर जो चल रहा है, हम सब देख रहे हैं और पैनिक का माहौल है। बहुत सारे मरीज़ बढ़ भी रहे हैं और इसके मद्देनज़र मैंने सोचा कि फिर एक बार आपके सामने हाजिर होकर इसके ऊपर और रोशनी डाली जाए। तो आज के इस माहौल में कोरोना के नाम से जो बीमारी चल रही है, इसके चलते जो है, इसमें गरीबों से लेकर अमीर तक हर कोई पैनिक के माहौल में से गुज़र रहा है। और लॉकडाउन की वजह से घरों से बाहर पड़ना मुश्किल हुआ है और गरीबों की हालत तो ऐसी है कि 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूर पर ही गवर्नमेंट अस्पताल है और लॉकडाउन में बाहर हॉस्पिटल तक जाने की सुविधा भी नहीं है। तो ऐसी परेशानी इतनी है कि इस पर अगर सोचा जाए तो मैंने सोचा कि ज़रूरी और सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जाए। तो ऐसे कोरोना के ये चलते महामारी के माहौल में आयुर्वेद एक ऐसा रास्ता है जो खर्चा भी बहुत कम है, साइड इफ़ेक्ट का कोई ख़तरा नहीं है और परफेक्ट इलाज है। तो इसी माध्यम से मैंने जद्दोजहद शुरू की है सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने की, और सब लोग उसको देख भी रहे हैं और उस पर अमल भी काफ़ी कर रहे हैं। तो उसी के मद्देनज़र मैं और थोड़ी सी जानकारी देने के लिए आज फिर हाजिर हुआ हूं। तो आज भी बहुत सारे लोगों के दिलों में एक शक शुबा है कि ये आखिर जड़ी बूटी बोले तो क्या। तो आज ये जड़ी बूटी का राज बताने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ, इसी कोरोना के मद्देनज़र जो आसान इलाज के लिए। देखिए, जड़ी बोले तो जिस पेड़ का ज़मीन के अंदर का हिस्सा जो भी है, ज़मीन के अंदर का हिस्सा अंदरूनी, उसको जड़ी बोलते हैं, जड़ी या फिर जड़। और ज़मीन के ऊपर का जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं बूटी। तो बूटी में क्या क्या आता है और जड़ी में क्या क्या आता है, ये अगर मैं समझाऊं तो सबको समझने के लिए आसान होगा, ये सोचकर मैं आज ये जानकारी दे रहा हूँ। तो जड़ी के अंदर जो है ज़मीन का निचला हिस्सा, जिसके अंदर अदरक है, लहसुन है, प्याज है। तो ज़मीन के निचले हिस्से में यानी मिट्टी के अंदर की जो चीज़ें हैं जो जड़ में शुमार हैं, वो सब आते हैं। यानी लहसुन है, अदरक है, प्याज है, ये सारी जो चीज़ें हैं ज़मीन के अंदर मिलने वाली, ये सब जड़ी में आते हैं। अब बूटी में क्या क्या आते हैं, तो बूटी में आता है पेड़ की छाल, फूल, फल और पत्ते और बीज। बीज में क्या क्या आता है, जैसे हम आज दाल जिसको बोलते हैं, ये बीज में आता है। जवारी है, गेहूं है, वटाना है, मूंग, मुकड़ियाँ, जो भी चीज़ें हैं ये सब जो है बीज के अंदर आती हैं। और फूल तो सबको पता ही है, गुलाब का फूल वगैरह जो जितने फूल हम जानते हैं वो फूल में आते हैं। और छाल में जो है, जैसे कि दालचीनी, ये छाल में आती है। तो ऐसे जो, और दूसरी बात जो आयुर्वेद में जो इस्तेमाल होता है दवाओं के लिए, वो ज़्यादातर छाल और जड़ी और बूटी, तीनों चीज़ें आयुर्वेद में इस्तेमाल किए जाते हैं। और अनाज में जड़ी और बूटी दोनों भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जैसे मैंने बताया कि जड़ी में लहसुन है, अदरक है, प्याज है, ये सब जो चीज़ें हैं, मूली है, गाजर है, ये सब
जड़ी में आते हैं। तो ये इसको हमने अनाज के तौर पर ही देखा है। और बूटी में दाल है, जारी है, गेहूं है, जो भी चीज़ें हैं ये बीज के शक्ल में जो आते हैं उसको हमने बूटी नाम दिया है। तो ये जड़ी बूटी को ही आयुर्वेद में इस्तेमाल करके जो है दवाओं के तौर पर हकीम लोग देते हैं। जैसे मैं एक हकीम हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुँचे। और आपके जो जहनों में एक जानकारी नहीं होती या फिर अगर जानकारी है तो गलत जानकारी होती है। जैसे कि कुछ लोग मुझे बोलते रहते हैं कि हकीम साहब वो जड़ी बूटी बोले तो क्या, और जड़ी बूटी का साइड इफेक्ट रहता क्या, जड़ी बूटी से इलाज होता क्या। तो ऐसे सवाल जब मुझ तक आते हैं तभी मैंने सोचा कि ये ज़रूरी है कि सब तक इसकी जानकारी दूं। तो जड़ी बूटी बोले तो कोई नई सुनी हुई या जानकारी नहीं है या फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कुछ खतरनाक हो। तो जड़ी बूटी में ही अनाज के भी चीज़ें आते हैं और जड़ी बूटी में ही दवाओं की चीज़ें आते हैं। तो इसके साथ साथ मैंने इलाज के तौर पे जड़ी बूटी कौन सी इस्तेमाल करना है वो भी बताया हूँ पिछले न्यूज़ के माध्यम से पिछले दिनों में। और आज जड़ी बूटी का रहस्य क्या है यानी राज क्या है वो भी बताया हूँ। तो सब लोग मुझे लगता है कि अब सब लोगों की जो है ये शक शुबा और सवाल जो है ख़त्म हो जाएंगे। हकीम साहब, अब तो आपको पता है कि पूरे भारत देश के अंदर कोरोना महामारी किस तरह से बढ़ रही है और उसी के चलते उसके अंदर भी एक ब्लैक फंगल बोल के एक बीमारी आ रही है। तो ये ब्लैक फंगल एक्चुअली क्या है, ये सवाल है हमारे काफ़ी लोगों का। तो इससे लोग कैसे बचें, और ये ज़्यादातर कोरोना पेशेंट्स को ही हो रहा है, जो कोरोना पेशेंट होकर आराम हो रहे हैं उन लोगों को आने की संभावना है बोल के बताया जा रहा है। तो ये क्या है ब्लैक फंगस? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। दो प्रॉब्लम्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। एक है सांस की परेशानी, जिसके वजह से ऑक्सीजन के लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं। हॉस्पिटलों में भी आज तक देखते आ रहे हैं हम न्यूज़ के माध्यम से कि ऑक्सीजन की किल्लत बहुत हो रही है, सप्लाई पूरी तरीके से नहीं हो रहा है। इसके वजह से और पैनिक का माहौल बन गया और लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से काफ़ी सारे लोग मर रहे हैं, ये हम देखते आ रहे हैं। और दूसरी बीमारी जो है आपने बताया वो फंगल इन्फेक्शन या फिर ब्लैक फंगल। यानी ब्लैक फंगल बोले तो लाल और काले चट्टे बदन पर नज़र आना, इसी को ब्लैक फंगल बोल के बोला जा रहा है। तो ये स्किन डिसीज में आता है। इसके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए भी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने सांस के लिए भी बताया था कि उसको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सांस के लिए और ब्लैक फंगल्स के लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। घर में आयुर्वेदिक मलम, अगर मलम नहीं है तो एक मलम और आसान बता देता हूँ कि यानी कि राई का तेल या फिर नीम का तेल अगर अवेलेबल है तो नीम का तेल भी अगर हम उस जगह पर लगाएंगे जहाँ पर डार्क सर्कल या ब्लैक फंगल्स दिख रहा है, उसको अगर हम लगाएंगे रात में एक दफ़ा डेली और सुबह में गुनगुने पानी से धो देंगे तो ब्लैक फंगल्स ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके लिए भी ज़्यादा परेशान होने का, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात सांस की दिक्कत, उसके लिए भी मैंने बताया था कि एक योगा की तरह या प्राणायाम की तरह अगर हम ज़ोर ज़ोर से सांस लेंगे और उसके साथ विक्स या बाम का स्टीम लेंगे, जिसे हम भाप बोलते हैं, उससे क्या है हमारा जो सांस की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। और उसके साथ साथ घर में जो है वो आयुर्वेदिक काढ़ा, जैसे कि अदरक का काढ़ा है, दालचीनी का काढ़ा है, या फिर मैंने जो बनाया हुआ काढ़ा जो लोगों को दे रहा हूँ, वो काढ़े से भी अगर मेरे काढ़ा यानी कि यहाँ मैं दे रहा हूँ लोगों को, यानी दूसरे देश, दूसरे मुल्क में हो या दूसरे सिटी में हो या दूसरे गांव में, उन तक मैं नहीं पहुंचा सकता हूं। तो ऐसे लोगों के लिए भी मैंने घरेलू नुस्खा बताया है कि अदरक और दालचीनी का काढ़ा बनाकर पियो या फिर अदरक और गुड़ का काढ़ा बनाकर पियो। जो भी अपने पास घरों में अवेलेबल है उसी पे आप, यानी कि आपको उससे राहत मिल जाएगी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो महामारी जो बढ़ रही है देश भर में, ये घबराहट की वजह से बढ़ रही है या फिर ये खुद ब खुद में अटैक हो रही है सर? देखिए, पहली बात, सबसे बड़ी बात जो है ये घबराहट है। यानी घबराहट से ही ज़्यादा लोग मरते हैं। जैसे हमने सुना होगा कि किसी को सांप काटा है
तो सांप काटने के बाद उसको पता नहीं होता है वो सांप जहरीला है या बिना जहरीला है। वो दहशत से डर के कि भाई मेरे को सांप ने काट लिया, अब मेरा बचना मुश्किल है, और वो मर जाता है। तो बहुत सारे सांप जो है जहरीले नहीं होते, लेकिन लोग मरते ज़्यादा हैं वो डर के वजह से कि मुझे सांप ने काटा है, अब मेरा इलाज नहीं, अब मैं मरने वाला। वैसे ही ये कोरोना के बारे में यही माहौल के अंदर फैला है कि जिसे कोरोना हुआ है उसका बचना मुश्किल है। फिर हम वहाँ जाने पर देखते हैं कि किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो किसी को बेड नहीं मिल रहा है, तो किसी को जो इंजेक्शन बोल रहे हैं डॉक्टर वो इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे माहौल में वो परेशान हो जाता है पेशेंट कि भाई नहीं अभी मेरा वक्त आ गया, अब मेरा मरना तय है। तो ज़्यादातर लोग है ना घबराहट से मरते हैं। इसलिए मैं यही सबको संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे माहौल में डट के रहना है, घबराना नहीं है। तो क्या करें उस वक्त, क्या करें घबराहट आने के बाद में, वो क्या करें लोग? बता रहा हूँ ना, घबराने के बजाय इत्मीनान रखे कि ये महामारी नहीं है, ये एक वायरल फ्लू के सिम्टम्स हैं। अब मैंने कई सारे लोगों को पूछता हूँ कि भाई ये कोरोना बोले तो क्या है, तो लोग मेरे को ही बोलते हैं कोरोना बोले तो बुखार है, सर्दी है। तो क्या सर्दी बुखार इसके पहले कभी किसी को नहीं आया? तो क्या जवाब मिलता है, सर्दी बुखार तो आता है जी, लेकिन आज का ये कोरोना बोल के आया। तो हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ लोगों को कि कोरोना के नाम से सर्दी बुखार ही चल रहा है। तो सर्दी बुखार का घर में ही आप इत्मीनान के साथ इलाज कर लो। सर्दी के लिए काढ़ा बनाओ और भाप ले लो। बुखार के लिए भी मैंने 2 काढ़े बताए, तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा बनाकर पीना या फिर जीरे का काढ़ा बनाकर पीना। तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा इतना फ़ायदेमंद है कि टाइफाइड हो, निमोनिया हो, मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो, कौन सा भी बुखार 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.